आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट मैथ में यानी गणित का चैप्टर 1 से लेकर 15 तक जितने भी फार्मूले पूछे गए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में और जितने भी पूछे जाएंगे वह और सिर्फ इसी क्लास से आएगा और लगभग 50 प्लस फार्मूला आज के क्लास में कराया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस 50 फार्मूला को पढ़ लेते हैं। तो जितने भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं फार्मूले पे बनेगा भी और फार्मूला पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो आएगा भी। तो आप सभी विद्यार्थी इस 50 फार्मूले का क्लास ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपसे यह रिक्वेस्ट यह है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यानी इस वर्ष के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पाए और यह 50 टॉप वीवीआई फार्मूला का क्लास कर पाए और उनका भी सभी प्रकार के क्वेश्चन बन पाए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव गणित का। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ेंगे मैथ का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर में फार्मूला क्या लिखा गया है। फर्स्ट नंबर में फार्मूला लिखा गया है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए। यानी हमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों के लिए आज का क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी विद्यार्थी यह 50 अब मैथ के फार्मूला का क्लास कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी फार्मूला से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे वो सभी इसी क्लास से आएगा। तो आज का क्लास आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके आज के फार्मूला सभी देख लीजिएगा क्योंकि आप ये फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह सभी फार्मूला VVI इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी होगा आज के क्लास में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर फार्मूला में क्या लिखा गया है। फर्स्ट नंबर में लिखा गया है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो आप लोग लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो आप लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख दीजिएगा और आप लोग लिखिएगा 2 नंबर में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है या त्रिघात बहुपद पूछे या द्विघात बहुपद का व्यापक ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है और आता है पहचानने के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के लिए आज का क्लास टॉप है। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछेगा तो आप लोग बताइएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी और प्लस सी एक्स प्लस डी क्या होता है तो आपसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो आप लोग इसे ज़रूर बता दीजिएगा क्या होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार इस पर क्वेश्चन भी आता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पक्का फिक्स है आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट नंबर में 3 नंबर में लिखा गया है शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग क्या होता है तो माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है तो माइनस बी बटा ए। और शून्याङ्कों को योग को किससे लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं तो शून्याङ्कों को योग को अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का भी मान माइनस बी बटा ए होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और 4 नंबर में आप लोग लिखिएगा 4 नंबर फार्मूला में लिखा गया है शून्याङ्कों का गुणनफल। हमें बताना है शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है तो सी बटा ए होता है। क्या होता है तो सी बटा ए होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है सी बटा ए। और शून्याङ्कों का गुणनफल को किससे लिखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं तो शून्याङ्कों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो सी बटा ए होता है। क्या होता है तो सी बटा ए होता है। और सी बटा ए किसका फार्मूला है तो शून्याङ्कों का गुणनफल
गुणनफल को, और शून्यांकों का गुणनफल को किससे लिखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा से, और शून्यांकों का योग किससे लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र क्या होता है तो माइनस बी बटा ए होता है। तो यह चारों आपके फार्मूला समझ में आए, और चारों फार्मूला आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आज के क्लास आप सभी विद्यार्थी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी मैथ का सवाल है। यह क्वेश्चन आपके 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव मिलाकर यह 100 नंबर का एक प्रकार का क्लास है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिएगा, आपके फार्मूला भी याद रहेंगे, तभी तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो याद रहेगा तभी तो बताइएगा, तो वही बात है। तो आप लोग इसे ज़रूर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसका नेक्स्ट नंबर फार्मूला देखते हैं, और यह ए पी का है फार्मूला। 5 नंबर फार्मूला है ए एन प्लस ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह किसका, जब आपको बोलेगा एनमा पद का फार्मूला ज्ञात करें, मतलब एनमा पद निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आप लोग लगाइएगा, क्या लगाइएगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो आपसे पूछेगा जब एनमा पद किसी ए पी का दे दिया जाएगा प्रथम पद, और सार्वधातुक दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा एनमा पद, तो आप लोग लिखिएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दीजिएगा। फार्मूला इसका यही है, तो आप लोग इसी फार्मूला पे धके उन्हें बनाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर फार्मूला देखते हैं। 6 नंबर फार्मूला है एसएन फार्मूला। तो आपसे एसएन पूछता है फार्मूला, जो कि योग में पूछता है, तो योग फार्मूला क्या होता है तो एन बटा 2 होता है इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो आपसे एसएन फार्मूला पूछे तब बताइएगा एन बटा 2 क्या होता है तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। डी क्या है तो डी हमारा सार्वधातुक है, और ये हमारा क्या है तो ये हमारा प्रथम पद है, यानी पहला पद है। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या है तो प्रथम पद है, एसएन क्या है तो योग है, और डी क्या है तो डी हमारा सार्वधातुक होता है, और एन क्या होता है तो एन पदों की संख्या, यानी जितने भी पद दिए जाते हैं उन सभी के संख्या, जैसे में 1 2 3 4 5 डैश डैश करके दिया जा सके, तो वही इन पदों की संख्या, कितनी संख्या दी गई है तो वही होता है एनों की संख्या। आप लोग समझते होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर फार्मूला देखते हैं। 8 नंबर फार्मूला है कोटिची। क्या है तो कोटिची, तो कोटिची क्या होता है तो पहला में होता है हमारा प्लस प्लस, क्या होता है तो प्लस कॉमा प्लस होता है पहला में, और दूसरा में क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। क्या होता है तो दूसरा में माइनस प्लस, और तीसरा में होता है माइनस माइनस। क्या होता है तो तीसरा में दोनों होता है माइनस, और चौथा में हमारा क्या होता है तो चौथा में हमारा होता है प्लस माइनस होता है। क्या होता है तो प्लस माइनस चौथा में होता है। तो आप लोग लिखिएगा, पर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा, आपसे पूछेगा 2,3 यह किस पाद में है, या यह किस चतुर्थांश में है। तो यह किस चतुर्थांश में है तो यह प्लस प्लस किस में आता है, यह प्लस में 2 है और प्लस में 3 है। तो प्लस प्लस किस में आता है तो प्रथम पाद में आता है, तो यह प्रथम पाद का चतुर्थांश है। यह 2,3 प्रथम पाद का है। तो प्रथम पाद का सूत्र क्या होता है तो प्लस प्लस होता है हमारा प्लस कॉमा प्लस, यानी प्लस प्लस प्रथम पाद में, और द्वितीय पाद में क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। क्या होता है तो माइनस प्लस, और तृतीय पाद में क्या होता है तो माइनस माइनस होता है। तृतीय पाद में दोनों माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में क्या होता है तो एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। चतुर्थ पाद में क्या होता है तो एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो आप लोगों को यह समझ में आया। आप लोग आज के क्लास प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि आज के क्लास में पूरे फार्मूला समाप्त कर दिए जाएंगे, और जितने भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फार्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है क्वेश्चन पहचानने के लिए आपको दे दिया जाएगा, और बोलेगा यह किस पाद में है, तो आपको बताना रहता है वह किस पाद में होता है। तो पहला में हमारा क्या होता है तो पहला में हमारा प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, और तीसरा में हमारा क्या होता है तो दोनों माइनस में होता है, और चौथा में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। तो यह इतना आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा कि पहला में क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है, चतुर्थ
में क्या होता है। तो आप सभी इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है यह फार्मूला। नेक्स्ट नंबर को फार्मूला देखते हैं इसका। नेक्स्ट नंबर फार्मूला है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि यदि किसी बिंदु का 2,3 है, क्या है 2,3 है, तो इसके मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो पहला क्या होता है, तो पहला हमारा x का मान होता है, क्या होता है, तो पहला x का मान होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हमारा y का मान होता है, क्या होता है, तो दूसरा y का मान होता है। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। किसका फार्मूला, तो मूल बिंदु से दूरी से आपसे पूछे तब। तो यहाँ पे हमारा दो एक्स का मान कितना है, तो 2 है, और वाई का मान कितना है, तो 3 है। यहाँ पे रख देंगे एक्स का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर है, प्लस लिखेंगे। और वाई का मान कितना है, तो वाई का मान यह 3 है, तो वाई का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 9 4 13 हो जाएगा, क्योंकि यह रूट में है, क्योंकि आप जानते हैं यह सभी क्या है, तो यह दोनों रूट में है। तो 9 4 13, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रूट अंडर 13 होगा। तो आपसे मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला पूछेगा, तो आप लोग बताइएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला। और चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट फार्मूला। 10 नंबर है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताएं। तो आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपसे पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखिए, तो आप लोग लिखिएगा दो बीच के बिंदुओं की दूरी आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो आप लोग लिखिएगा रूट अंडर x1 माइनस x2, क्या रूट अंडर, यह सभी क्या है, तो यह सभी हमारा रूट में है। तो रूट अंडर x1 यानी x1 माइनस x2, और प्लस क्या होता है, तो y1 माइनस y2, क्या होता है, तो x1 रूट अंडर x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2 होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर समझ लीजिएगा। और 11 नंबर में फार्मूला में पूछा गया है कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस क्या होता है, तो x3, क्या होता है, तो x3, और बटे में कितना है, तो बटे में 3 होता है। तो यही y का भी सेम टू यू ऐसे ही होता है, x1 प्लस x2 बटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या है, तो 3 है, और कॉमा देकर आप लोग लिखिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो यही होता है त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। आपसे त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक पूछे तो क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। और आपसे और क्या होता है, तो एक हमारा क्या उसका मान निकालना होता है, तो एक अल्फा का और एक बीटा का। तो यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, तो यह बीटा का मान होता है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 यह किसका होता है, तो यह अल्फा का होता है। तो आप लोग से त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर फार्मूला है मूल बिंदु से, वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा अगला देखते हैं। यहाँ पे 11 है, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में लिखा गया है मध्य बिंदु का नियामक। आपसे पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक, क्या निर्देशांक भी पूछेगा ना, तो निर्देशांक भी हमारा नियामकों के ही कहते हैं। तो निर्देशांक पूछे या नियामक पूछे एक ही होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा क्या होता है, तो 2 होता है। तो यही होता है हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2, और बटा में क्या होता है, तो बटे में 2 होता है, यानी 2 होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक यानी निर्देशांक यही होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो आप लोग को यह 12 नंबर वाला जरूर याद कर लीजिएगा, 12 नंबर वाले फार्मूला। अगला नंबर फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर फार्मूला है विभाजन सूत्र। और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इन पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही हैं, तो आते ही हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र होता है m1 x2, क्या होता है, तो m1 इंटू, इसके बीच में कुछ नहीं, तो गुना का चिन्ह यानी गुना है। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। तो क्या होता है, तो m1
x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। और आप लोग लिखिएगा इसके m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। तो यही होता है हमारा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र आपको समझ में आया। तो विभाजन सूत्र आप लोग कैसे याद करिएगा, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। तो यह किसका होता है, तो यह अल्फ़ा का मान होता है। किसका मान होता है, तो यह अल्फ़ा का मान होता है। और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2 यह किसका होता है, तो यह बीटा का मान होता है। तो दो मान होते हैं, एक बीटा का और एक अल्फा का। तो आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर समझकर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर फार्मूला दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अगर यह फार्मूला कर लेते हैं तो आपके मैथ में बहुत सारे नंबर के तैयारी भी हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर कर लीजिएगा। तो 14 नंबर में पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताना है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखा गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1 और इंटू क्या होता है, तो y2 माइनस y3 क्या होता है, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होता है, तो प्लस x2 और हमें होता है इंटू y3 माइनस yn क्या होता है, तो इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है, तो प्लस x3 और इंटू y1 माइनस y2 होता है। क्या होता है, तो y1 माइनस y2 होता है। तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछे तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो क्या होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो 1/2 होता है इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 क्या होता है, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 क्या होता है, तो x2 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है। और प्लस में क्या होता है, तो प्लस में x3 और इंटू में क्या होता है, तो y1 माइनस y2। तो यही होता है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद कर लीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर फार्मूला है 15 नंबर फार्मूला है। आपसे पूछेगा कर्ण का मान निकाले, यानी कर्ण का मान निकाले। तो आप लोग कर्ण का मान कैसे निकालिएगा, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण निकालने का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आपसे बोल दिया जाएगा कि लंब 2 सेंटीमीटर है, क्या है, तो लंब 2 सेंटीमीटर है और आधार क्या है, तो 3 सेंटीमीटर है। आधार 3 सेंटीमीटर है तो हमें किसका मान बताना है, तो हमें कर्ण का मान बताना है। तो आप लोग कैसे बताइएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा लंब कितना दिया है, तो लंब हमारा 2 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप लोग लगाइएगा, प्लस है तो प्लस और आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, तो आधार 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 का हम लोग क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर हमारा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा। 9 4 कितना हो जाएगा, 13 होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कर्ण का स्क्वायर, यह सभी क्या है, तो कर्ण स्क्वायर में है। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट अंदर 13 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 2 होगा, नहीं हमारा एक आंसर एक ही होगा, मतलब 13 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कैसे उसका आंसर अलग आएगा। तो इसका आंसर रूट 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसलिए कर्ण का मान एगो प्लस में होगा और एगो माइनस में होगा। प्लस माइनस रूट अंडर 13 होगा। तो समझ में आया यह क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन, यह तीनों पर यही सही क्वेश्चन बनेगा। आपसे लंब का पूछेगा, आधार का पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। तो समझ में आया, नहीं आया समझ में, तब वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे कर्ण का मान निकाले, तो आप लोग लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और आपसे पूछेगा लंब का स्क्वायर निकाले, तो आप लोग लिखिएगा लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। और आपसे आधार निकालने के लिए बोले, यानी आधार का स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप लोग लिखिएगा आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप लोग यह तीनों फार्मूला को जरूर याद कर लीजिए।
लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक फार्मूला को याद रखिए, आपसे यह दोनों फार्मूले आराम से ही बन जाएंगे। तो आप लोग एक फार्मूला का याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर फार्मूला क्या पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर में है, हमें बताना है साइन थीटा। आपसे पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट वीवीआई फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बाई कर्ण होता है। क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। और आपसे पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। आप लोग पी बटा एच या बी बटा एच ऐसा लिखते हैं, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे भी इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो आप सभी बेस और हाइपोटेनस यह सभी नहीं, मतलब आप लोग इंग्लिश में जब लिखिएगा तो एग्जामिनर का अच्छी तरह से समझ में ना आएगा। तो आप लोग हिंदी में ही लिख दीजिएगा, इससे बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो यही चलते हम क्या किए थे, तो इंग्लिश में टाइप नहीं किए थे, हिंदी में टाइप कर दिए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूरी से समझ लीजिएगा। तो आपसे पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये पगला गया कि बगल में थोड़ा सा ईयर आते रहता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आप लोग सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। और टेन थीटा बराबर आपसे पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा बराबर। और आपसे पूछेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या है। नेक्स्ट फार्मूला है सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, सेक थीटा बराबर। और आपसे पूछेगा कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है कोट थीटा बराबर। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछेगा साइन थीटा का मान, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। और आपसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कोसेक थीटा। जस्ट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला है टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा टेन थीटा। क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1 बटा टेन थीटा होता है, 1 बटा टेन थीटा कॉट थीटा बराबर। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा होता है। क्या होता है, तो 1 बटा सेक थीटा होता है कॉस थीटा बराबर। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट यानी उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है। तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। आपसे पूछे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हमारा 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। और कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। और आपसे पूछे टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, तो आपसे टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा हमारा कोट थीटा भी होता है। क्या होता है, तो एक कोट थीटा भी होता है और एक होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा इजकल टू। और कोट थीटा इजकल टू क्या होता है, तो कोस थीटा इंटू बटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा इन बटे में साइन थीटा। तो आप लोग इसे ज़रूर
याद कर लीजिएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यह 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। आपसे पूछे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है, आपके मान लिखे गए हैं, तो जितने भी मान होते हैं साइन 90 का मान, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो यह मान दिया गया है, तो यही यहाँ पे है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। साइन अगर पूछेगा आपसे साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। आपसे पूछे साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। किसका मान, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। आपसे पूछे कॉस 0 डिग्री का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है, तो √3/2 होता है। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है कॉस 45 डिग्री का मान, तो 1/√2। और आपसे पूछे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, तो 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का मान। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और आपसे पूछे tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। आपसे पूछे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कितना होता है, तो 1/√3 यानी होता है tan थीटा 30 डिग्री के मान, यानी tan 30 के मान। और आपसे पूछेगा tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 90 डिग्री का मान इनडिफिनाइट होता है। कितना होता है, तो इनडिफिनाइट होता है। आपसे पूछे कौशिक थीटा यानी कौशिक 0 डिग्री का मान, तो कौशिक 0 डिग्री का मान भी इन्फिनाइट होते हैं यानी अनंत होते हैं। आपसे पूछे कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है। कितना होता है, तो कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है। आपसे पूछे कौशिक 45 डिग्री का मान, तो कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 होता है। कितना होता है, तो कौशिक 45 का मान √2 होता है। और कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। क्या होता है, तो कौशिक 60 के मान 2/√3 होता है। और आपसे पूछे कौशिक 90 का मान कितना होता है, तो कौशिक 90 का मान 1 होता है। कितना होता है, तो कौशिक 90 डिग्री का मान 1 होता है। आपसे पूछे सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। कितना होता है, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। और आपसे पूछे सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। कितना होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। और सेक आपसे पूछे 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। और सेक 90 का मान आपसे पूछे यानी सेक 90 डिग्री का मान, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो इनडिफिनाइट होता है यानी अनंत होता है। आपसे पूछे कॉट 0 डिग्री का मान, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो अनंत होता है, इनडिफिनाइट होता है। और आपसे पूछे कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। और आपसे पूछेगा
कॉट 45 डिग्री का मान, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है कॉट 45 डिग्री का मान। और आपसे पूछे कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। और आपसे पूछे कि कॉट 90 का मान कितना होता है, तो कॉट 90 का मान 0 होता है। कितना होता है, तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे जितना भी 8.4 और त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाएगा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, उनमें इन फार्मूलों को काफ़ी सारे ज़रूरत पड़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर फार्मूला है, और यहाँ पे से स्टार्ट होता है, बेलन शंकु से स्टार्ट होता है। 18 नंबर फार्मूला में लिखा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो πr² होता है। और अगला नंबर में लिखा गया है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है वृत्त का परिमाप। और आपसे पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2πr² होता है। क्या होता है, तो 1/2πr² होता है, यानी 1/2πr² होता है हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और आपसे पूछे अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr। क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है हमारा πr। क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप, तो πr होता है अर्धवृत्त का परिमाप। और अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है πr। क्या होती है, तो πr + 2r होता है अर्धवृत्त की परिधि। तो आपसे पूछे अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो यही होती है πr + 2r होती है। कितना, तो πr + 2r। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 23 नंबर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। क्या होता है, तो θ/360 डिग्री × πr² होता है। किसका, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। और आपसे पूछे चाप की लंबाई क्या होता है, तो चाप का लंबाई होता है θ/360 डिग्री × 2πr। क्या होता है, तो θ/360 डिग्री × 2πr होता है किसका, तो चाप की लंबाई होती है। और आपसे पूछे गोले का आयतन, क्या गोला का आयतन पूछे तो गोला का आयतन क्या होता है, तो 1/3 × πr³ होता है। क्या होता है, तो 1/3 πr³ होता है किसके फॉर्मूले, तो गोले का आयतन होता है हमारा। तो गोला का आयतन आपको समझ में आया। गोला का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr³। और आपसे पूछे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr² होता है। क्या होता है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। क्या होता है, तो 4πr² यानी 4πr²। और आपसे पूछे अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³ होता है। क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। और आपसे पूछे फाइनल बोर्ड परीक्षा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखा गया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है, तो 2πr² होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपसे पूछे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3πr² होता है। कितना होता है, तो 3πr² होता है किसका, तो अर्धगोले का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी आप लोग के एग्जामों के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी यह सभी जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर में लिखा गया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr² होता है। क्या होता है, तो πr² होता है बेलन का आयतन। और आपसे पूछे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr होता है। क्या होता है, तो 2πr होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपसे पूछे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr इंटू आर 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 प्लस एच होता है। क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, तो शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 इंटू πr स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। और आपसे पूछे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पूछे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr होता है। क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr होता है। तो आपको यह समझ में आया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr होता है। और आपसे पूछे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr प्लस πr स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr प्लस πr स्क्वायर होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको यह समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट नंबर है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यानी ए का स्क्वायर, भुजा को ए से लिखते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और आपसे पूछे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप। और आपसे पूछे फाइनल बोर्ड परीक्षा में वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है 2 गुने भुजा होता है। क्या होता है, तो रूट अंदर 2 गुने भुजा होता है। कितना होता है, तो रूट अंदर 2 गुने भुजा होता है। तो यह टाइपिंग मिस्टेक है, 6 गुने भुजा नहीं होगा, रूट अंडर 6 गुने भुजा नहीं होगा, रूट अंडर 2 गुने भुजा होता है। किसका, तो वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो रूट 2 गुने भुजा होता है। तो आप लोग समझ लीजिएगा। और 39 नंबर फार्मूला में लिखा गया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है किसका, तो आयत का क्षेत्रफल। और आपसे पूछेगा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। और आपसे पूछे आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर, क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर होता है किसका, तो आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण आपसे पूछे तो रूट अंडर यानी सभी रूट में, पूरे यह रूट में लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर क्या है, तो यह सभी रूट में है। तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो आपको यह समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर फार्मूला क्या है। नेक्स्ट नंबर फार्मूला है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन हमारा होता है भुजा क्यू होता है। क्या होता है, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है घन का आयतन। और आपसे पूछेगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपसे पूछे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपसे पूछे घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है हमारा किसका, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपसे पूछेगा घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर होता है घनाभ का विकर्ण।
तो घनाभ का विकर्ण आपको समझ में आया। घनाभ का विकर्ण पूछेगा था क्या होता है, तो रूट अंडर, यानी यह सभी रूट में होगा। यह सभी क्या होगा, तो रूट में रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है हमारा घनाभ का विकर्ण। तो यह आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर फार्मूला के। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यह टोटल 50 फार्मूला मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक था। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को नहीं किए हैं तो जाकर इस क्लास को अभी विजिट करके कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए मोस्ट वीवीआई फार्मूला पढ़ाया गया है। आपके जितने भी फार्मूला फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास से पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय।